क्योंकि कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि इस साल हमको किनके बारे में अध्ययन करना है, ताकि आप एक समझ सके कि आपको ये टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक लंबी रास्ता की ओर बढ़ेंगे और साथ में सबको एक कम से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर में पर्टिकुलर हमको पढ़ना किनके बारे में। ठीक है, तो कुल आपके पास में आपके बोर्ड में साफ साफ दिख रहा है कि 1 से लेकर 18 तक का पार्ट है और ये 18 पार्ट आपको पढ़नी है। साल भर के अंदर में 18 पार्ट आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ना है किनके बारे में? कोशिका के बारे में। ठीक है, अभी तक आप लोग जो विज्ञान पढ़े हैं उसमें ये वर्ड कहीं नहीं आई है। ठीक है, हाँ, इसके बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद से आप विज्ञान की इस शाखा को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक आप इसके बारे में पढ़ना नहीं स्टार्ट किए। नाम क्या चीज है? कोशिका है। कोशिका का मतलब क्या चीज होता है? एक छोटी सी इकाई है। अब ये इकाई है क्या चीज कि इसी के मिलने से हमारा जो शरीर है वो बने। यानी कि जब हम लोग बाहरी जो दुनिया है उसके बारे में देख लिए, ठीक है, बाहरी दुनिया में कितने प्रकार के जीव जंतु, कैसा पर्यावरण है, नहीं है, सब कुछ देख लिए, तो अब हम इसके बारे में भी जानना स्टार्ट करेंगे। आखिरकार एक छोटा सा जो जीव है वो बना किन से है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमको बतलाने में मदद करता है। हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, जो कोशिका है वो किस प्रकार से हम लोग को बतलाता है कि हमारा जो एक लाइफ है वो किस प्रकार से बनी है, एक जो बॉडी है, शरीर है, उसकी रचना कैसे होती है। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा? सबसे पहले तो पढ़िएगा कोशिका के बारे में, कोशिका का खोज के बारे में, कि आखिरकार कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि सबसे पहले हमको कोशिका का खोज किए। और ये बात हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट हो गए कि कब से ऐसा हुआ, क्योंकि हमको ये तो मालूम होनी चाहिए ना कि कब से ये स्टार्टिंग हुई है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखना स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार कोशिका का खोज कौन किए हैं, कैसे किए हैं और किस प्रकार से यहां पर एक्सचेंज हुआ है। इसमें और आपको पढ़ना है कि कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, इसके बारे में आप लोग अध्ययन होगा। ठीक है, आप लोग उसके बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग कोशिका के बारे में देख लेंगे, कोशिका किन से, मतलब कि कोशिका जो है वो कौन कौन चीज बनाने में सहायता करती है, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। जब यहां तक देख लेंगे तो अब हम लोग देखेंगे हमारे चारों ओर, हमारे वातावरण में जो कोशिका से बने हुए जो जीव है वो कितने प्रकार के। तो मालूम होता है कि नहीं, ये मात्र कितने प्रकार की, दो, चाहे तो वो एक ही कोशिका के मिलने से बना होगा या फिर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बनी होगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कोशिका के भाग के बारे में देखेंगे, प्रत्येक भाग के बारे में पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। भाग का मतलब हो गया जैसे कि आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि घर में कोई भी एक हम लोग के पास में वस्तु है, ठीक है, कोई चीज खिलौना है, तो जब हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, खास करके जब हम लोग छोटे रहते हैं तभी मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वो खिलौना हम लोग एक चीज जानते हैं कि वो एक से अधिक दिन रहने वाला हम लोग के हाथ में नहीं है। घर आते ही साथ में हम लोग खोल के अंदर का जो कल पुर्जा है वो सारा का सारा देख लेते हैं कि क्या है, नहीं है, है ना, और सारा कुछ खोल के इधर उधर हम लोग कर देते हैं। तो यानी कि कोशिका के हम लोग अंदर के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे कि कोशिका किनके किनके मिलने से बनी हुई है, कोशिका के अंदर में क्या क्या बनी हुई है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इसमें हम लोग बातें करेंगे। यहां पर एक अंडे के बारे में भी बातें करेंगे, क्योंकि कोशिका को हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे अंडा से। ठीक है, और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या अंडा भी एक कोशिका की भांति है, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उसको देख सकते नहीं है। और जब नहीं देख सकते हैं तो कुछ तो उसका प्रमाण होगा ना, कि जिससे के साथ में हम कंपेयर कर लें, तो हम अंडे के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 1। अब की बार हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु जो हमारे अगल बगल में होती है, ये सारे के सारे मात्र कितने प्रकार की बनी होती है? 2। चाहे तो वो धातु होगा या फिर अधातु होगा, चाहे तो वो धातु होगा या फिर अधातु होगा। तो हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम लोग के अंदर में एक प्रकार की क्या बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करेगा कि कैसे पहचानेंगे ये धातु है, कैसे पहचानेंगे ये अधातु है। कौन सा गुण होगा तो हम लोग धातु बोलेंगे, कौन सा गुण है तो अधातु बोलेंगे। कुछ कुछ गुण होते हैं, क्योंकि देखिए किसी के बीच में आप अंतर बतला रहे हैं तो अंतर में सबसे ज्यादा मायने इस बात की रहती है कि आप किन गुणों के आधार पर ही इसको अंतर कर रहे हैं। क्योंकि कोई अगर दो चीज अलग अलग है तो पक्का है कि एक में गुण कुछ और होगा और एक में गुण कुछ और ही होगा, तब ना हम इसको अलग कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि हम लोग दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं,
हजारों कंपनियों का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन कुछ ही कंपनी का हम लोग जो मोबाइल को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो गुण है हम लोग उसको देखते हैं कि इतना प्राइस में हमको किस किस कंपनी की मोबाइल मिल जाती है, साथ में कौन कौन सा गुण मिलता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीचर, है ना। बैटरी अच्छा है कि नहीं, कुछ और भी अच्छा है कि नहीं, इस सब के बारे में बातें करता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो धातु है उनके बीच में अंतर पढ़ेंगे, और अंतर में हम लोग दो प्रकार के अंतर पढ़ेंगे, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। वहां पर हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु का इस्तेमाल कहां पर होता है। क्या हमारे अगल बगल में जो भी वस्तुएं हैं क्या हम देख के पता कर पाएंगे कि ये धातु है कि अधातु है। तो ये सारी के सारी जो जानकारी है वो आपको पार्ट नंबर जो 2 है उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं पार्ट 3, इसका नाम है क्या चीज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा जीव जो काफी छोटा हो, इतना छोटा कि मेरा आंख भी उसको देख ना पाए, खुली आंखों से हम उसको कभी भी देख ना पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, साथ में हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे जीव वो तो हम लोग को आंखों से दिख रहा था ना। हाथी के बारे में पढ़े, किसी और के बारे में पढ़े, कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी, क्योंकि अभी तक जो भी आप लोग विज्ञान में पढ़े इसी सब के बारे में था कि क्या शाकाहारी है, क्या मांसाहारी है, क्या कुछ और भी है, ठीक है। वैसे जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे थे जो आंख से दिखता है, अब की बार ऐसा पढ़ना जो आंख से दिखता भी नहीं है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए एक अलग मशीन का इस्तेमाल करना। अब सोचिए जो चीज मेरे आंख से दिखता नहीं उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब कि किसी का भी दो मुखड़ा होती है। आप अपनी फ्रेंड का भी देखना, दो मुखड़ा होता है, एक अच्छाई का और एक बुराई का। हर व्यक्ति के पास में दो मुखड़ा होती है। कोई भी चीज अगर हमारे पास में है तो उसका दो फायदे हैं। पहले चाहे तो वो ज्यादा लाभ होगा, मतलब कि चाहे तो उसमें लाभ भी होगी और हानि भी, तो दोनों होता है। बिजली के बारे में बात करें, सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वो हमारे लिए क्या चीज है, लाभ है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या अब वो मेरे लिए लाभ होगा, हानिकारक हो, इतना हानिकारक कि बेचारा उसको अपने लाइफ से आउट होना पड़ जाएगा। तो हर का एक दो फेस होती है। तो उसी प्रकार से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसके भी दो रूप है। ये हमारा कब कब फायदेमंद होती है और कब कब हमारा नुकसान होता है। साथ में हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मेरा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी जगह पर पाई जाती है, इसके बारे में बातें करेंगे। अगला हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें हमको पढ़ना है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी कि टोटल जो बातें होगी यहाँ पर बिजली के बारे में बातें होगी। क्या हम बिजली का इस्तेमाल करके कोई एक रासायनिक परिवर्तन होगा? क्या बिजली का इस्तेमाल कहीं और पर भी हम लोग हो सकती है, कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा चीज आता है, जैसे कि एक धातु है, इसके ऊपर में एक और धातु का परत हमको अगर अटैच करना है, लगाना है, तो हमको कहीं ना कहीं इसी विज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि आखिरकार ये कैसे होती है, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, और साथ में ऐसा करने से क्या हम लोग को फायदा होती है, इसके बारे में हम लोग इसमें बातें करेंगे, ठीक है। तो इसमें विद्युत के बारे में ज्यादा जानकारी होगा, बच्चा लोग अच्छा से पढ़ने लगा इसको। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, जंतुओं में जन्म। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो जंतुओं में जो जनन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे समझने का कोशिश करोगे कि आखिरकार प्रत्येक जो जीव है एक अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। क्यों? अगर वो ना करेगा तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। अगर एक जो जीव है, एक कोई भी अगर जानवर है, अगर अपने जैसे जीव की उत्पत्ति अगर करता नहीं है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, हम लोग उसके बारे में यहां पर बातें करेंगे। अगला है पार्ट 7, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सॉरी पार्ट 5 तक हुआ था ना, अब की बार पार्ट 6 के बारे में बातें करेंगे। बल और दाब। बल और दाब समझेंगे कि बल कैसे लगाई जाती है, बल की कहां कहां पर काम आते हैं, बल से क्या क्या कर सकते हैं, बल लगा के क्या किसी को रोका जा सकता है, बल लगा के क्या किसी की गति में बढ़ाया जा सकता है, बल का और क्या क्या परिणाम है, बल की कितनी प्रकार है, बल को हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ बल को हम लोग छू के लगाते हैं, कुछ बल को बिना छुए लगाते हैं, इस सब के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दाब के बारे में। दाब का मतलब होता है प्रेशर लगाना। क्या लगाना? प्रेशर लगाना, ठीक है। हम लोग देखना कि प्रत्येक जगह पर प्रेशर लगाते हैं। मान लो कि मेरे पास में गुब्बारा है, गुब्बारा को हमको फुलाना है। अब गुब्बारा को जब भी हमको फुलाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह से हवा को भरते हैं बैलून में,
और देखना कि उस टाइम पे हमको काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा बल लगानी पड़ती है, तब जाके वो गुब्बारा का साइज बढ़ता है। वो बात अलग है, कभी कभी फूट जाता है तो लगू जाता है, ठीक है, वो बात अलग है। तो यानी कि हम लोग बल और दाब के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। अब की बार आ रहे हैं कहां पर, पार्ट नंबर 7, इसका नाम है दहन और ज्वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार एक आग को जलने के लिए किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखिएगा कि जब भी हम किसी वस्तु को जलाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले कि वो मटेरियल क्या होगी, किसको हम जलाने जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है, पहला चीज। सेकेंड चीज कि जिसको हम जलाने जा रहे हैं क्या उसको सही से हवा की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए देखिएगा कि हमारे घर की जो जहां पर हम लोग आग लगाते हैं उसके अगल बगल की जो भी चीज होता है उसको खुले में रखते हैं। जैसे हमारे गाँव में क्या होता है, भट्ठा बनता है, ठीक है। भट्ठा का मतलब होता है जहां पर अगर मान लो कि घर में कोई पूजा वगैरह है, भंडारा वगैरह है, तो बड़ी संख्या में खाना बनाना है तो भट्ठा बनाते हैं, बड़ा वाला होता है चूल्हा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बड़ी संख्या में कोई भी खाना को बनाते हैं, और जब बड़ी संख्या में खाना बनाते हैं तो आप देखिएगा ईंट की सहायता से उसको एक के ऊपर एक रख के बनाते हैं। और वहां पर देखिएगा कि 2 ईंटों के बीच में हल्का सा गैप होती है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वहां पर हवा आसानी से प्रवेश कर सके। हवा जाएगा तो आसानी से क्या होगा, बड़ा मस्त से चलेगा, अच्छा से चलेगा। तो हम लोग देखेंगे आखिरकार इनमें किन किन के बारे में बातें करना है। यहाँ पर एक मोमबत्ती के बारे में बातें करनी है कि मोमबत्ती के कितने स्तर की होती है, ठीक है, ये सब के बारे में वहां पर बातें कर लेंगे। चलिए अगला है पाठ 8। पाठ 8 में आपको पढ़नी है किसके बारे में, तो किशोरा अवस्था की ओर एक उम्र होती है। उस उम्र में हम लोग के शरीर में एक अलग सा बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। अलग सा बदलाव का मतलब, लड़कों के बारे में बातें करते हैं तो उसका आवाज भारी होने लगता है, उसकी हल्की हल्की दाढ़ी, हल्की हल्की मूंछ आना स्टार्ट हो जाता है ना, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है एकाएक, ठीक है, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसी उम्र में होती है हम लोग को। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे लक्षण है जो इस स्टेज में हम लोग का होती है, साथ में लड़कियों में ऐसा कौन कौन से लक्षण होते हैं जो इस स्टेज में हम लोग का बदलाव, मतलब उन लोगों को बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में हम लोग इस बात को भी समझेंगे क्या उस प्रकार के जब बदलाव हो तो हम लोग को घबराने की जरूरत है, क्या हम लोग को समझने की जरूरत है कि नहीं इस उम्र में सभी बच्चों के साथ में ऐसा होता है, सभी बच्चियों के साथ में ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग पाठ जो 9 है उसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश के बारे में। प्रकाश काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सोचिए कि आप हमको देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकाश का ही रोल है। अगर शायद प्रकाश यहां पर नहीं होता, अचानक बिजली कट जाए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, ठीक है, लेकिन बिजली अगर कट जाए तो क्या आप हमको देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो कोई वस्तु को अगर हम देख पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या चाहिए, प्रकाश। क्योंकि जब तक प्रकाश उसमें टकरा के मेरे आंखों तक प्रवेश नहीं करेगा हम उसको कभी भी देख नहीं सकते हैं। ये हकीकत है कि कोई वस्तु को हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर जो प्रकाश है वो टकराया और टकराने के बाद में हमारी आंखों में प्रवेश किया, तभी हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में देखेंगे, साथ में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या चीज, दर्पण के बारे में देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आपको उस टाइम पे हम पूरा क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के साथ में दिखलाएंगे कि दर्पण कितने प्रकार की होती है, किसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसमें प्रतिबिंब का मतलब फोटो, किसमें छोटा फोटो बनता है, किसमें बड़ा फोटो बनता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको हल्का सा अपनी जो आंख है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश तो है लेकिन आंख नहीं है तो हम उसको देख नहीं सकते। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा आंख का फंक्शन कैसा है, हमारा आंख काम कैसे करता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। आंख के अंदर में कौन कौन सी भाग होती है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पूरी बातें कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बातें करते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में आपको पढ़ना है फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में, ठीक है। किनके बारे में, फसल उत्पादन, यानी कि फसलों का उत्पादन किन किन मेथडों से हम लोग हो सकता है, पहले के लोग कैसे करते थे, अब के लोग कैसे कर रहे हैं, और साथ में प्रबंधन, उसका रख रखाव हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग आधुनिक और जो हम लोग का परंपरा रूप से खेती होती आ रही, हम लोग उनके बारे में बातें करेंगे। फसल के बारे में बातें करेंगे कि हमारे भारत में कितने प्रकार की फसलों को उगाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि अगर एक फसल है तो फसल को उगाने के लिए किन किन मेहनतों का सामना करना पड़ता है। गांव का अगर कोई बच्चा है तो उसको मतलब कि इसके बारे में ज्यादा समझाने की
आवश्यकता नहीं, वो इससे रूबरू है। लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर का है जो खेती बाड़ी से एकदम उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसको ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप जो अन्न खाते हैं, ठीक है, वो अन्न को उगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक गांव वाले को, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने स्टेप में खेती बाड़ी होने के बाद जाके आपके पास में एक अनाज की उत्पत्ति होती है और आप उसके बाद बड़ा आसानी से उसको खा लेते हैं और खाते हैं। और बहुत कोई क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। कोशिश करो कि खाना को कम से कम या फिर एकदम ना बर्बाद करो, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 10 है हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद में पार्ट नंबर 11 में आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे आओ ब्रह्मांड को जाने। ब्रह्मांड का मतलब होता है हमारा पृथ्वी के बाहर की दुनिया। पृथ्वी के बारे में बहुत पढ़ लिए, ठीक है, पृथ्वी के बारे में बहुत पढ़ लिए कि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाह है, सब पढ़ लिए। अब हम लोग पृथ्वी के बाहर जाएंगे, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ठीक है। बहुतों को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ना एकदम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो कि इसी बार सिर्फ आखिरी पढ़ना है। उसके बाद इसका क्लोज, आगे कहीं पर भी आपको इसके बारे में पढ़ना ना ही 9th में और ना ही अगले क्लासेस में, ठीक है। तो यानी कि आओ ब्रह्मांड को जाने, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कितने ग्रह होते हैं, ग्रह किस प्रकार से घूमता है, साथ में क्या सिर्फ हमारे सूर्यमंडल में सूर्य और जो ग्रह है वही है कि इसके अलावा कुछ और भी है, हम लोग उसके बारे में भी देखने का कोशिश कर लेंगे। अगला है पाठ 12। पाठ 12 में आपको पढ़ना है किसके बारे में, तो इसका नाम है घर्षण, ठीक है। इसका नाम क्या चीज है, तो घर्षण, ठीक है। घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे घर्षण है क्या चीज। घर्षण का मतलब होता है कि अगर कोई भी गेंद को हम फेंक रहे हैं तो देखना एक टाइम के बाद में ऑटोमेटिक जाकर रुक जाता है। अब ये रुकने की जो कहानी है, ये कोई चीज तब रुकती है जब उस पर कोई बल लगाता है। अगर बल कोई लगाए ना तो रुकेगा ही नहीं। ये एक रूल है कि अगर हम किसी पर बल लगाएं और लगा के छोड़ दें और उस पर किसी प्रकार का कोई बल ना लगे तो वो हमेशा की ओर जाते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन उसमें बल लग रही है तो वो कौन सा बल है, तो उसी को बोलते हैं घर्षण बल। घर्षण बल जिस पर हम लोग बल लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट में लगता है कि अरे भाई तुम आगे मत जाना, यानी कि इसको बोलते हैं रोकने वाला बल, ठीक है। यानी कि जो भी चीज हम लोग बल लगाते हैं उसको वो रोकने की जो कोशिश करता है उसी को बोलते हैं हम लोग घर्षण बल। हम लोग समझेंगे कि घर्षण बल दो प्रकार की, इसका भी कितने रूप होते हैं, दो, एक अच्छाई वाला और एक बुराई वाला। जैसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि दो प्रकार के इसके रूप होते हैं, अच्छा वाला और बुरा वाला। तो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे कि अच्छा वाला और बुरा वाला, यानी कि किस प्रकार से दोनों का इसका लक्षण होती है। अगला हम लोग पार्ट जो 13 है उसके बारे में पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक आज के जमाने में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि आपको हर कुछ में प्लास्टिक मिलेगा। आज हम लोग इस बात को भी जानने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि प्लास्टिक जो है वो बनती किससे है भाई। अगर ऊन है तो हम लोग तो समझ जाते हैं भेड़ का बाल से बनती है, लकड़ी है तो हम समझ जाते हैं कि जो पेड़ वगैरह उससे आती है, कागज है तो हम समझ जाते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं वृक्षों से बनी हुई है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो किन से बनी हुई है हम लोग उसके बारे में देखेंगे और साथ में देखेंगे इसका कुछ रेशा भी जो हम लोग अपने खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे कि कितने प्रकार की रेशाएं होती है और साथ में हम लोग देखेंगे क्या होती है प्राकृतिक रेशा और क्या चीज होती है अपने से बनाई गई रेशा यानी कि संश्लेषित रेशा। तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या जरूरत था कि हम प्राकृतिक रेशा को छोड़कर हम लोग आ गए हैं संश्लेषित रेशा में। कुछ तो वजह होगी। देखिए कोई भी चीज छोड़ के अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वजह थी। देखिए हम लोग के पास पहले छोटा वाला मोबाइल रहता था, उसको छोड़ के आज हम लोग बड़ा वाला मोबाइल में आ गए, तो इसका भी कुछ ना कुछ वजह था कि उससे अधिक फीचर थे यहाँ पर, उससे ज्यादा यहाँ पर मस्ती थी, है ना। उससे बड़े बड़े जो भी टेक्नोलॉजी इस जगह पर आ रहा था, वहां पर वीडियो नहीं देख सक रहे थे, यहाँ पर वीडियो देख पाते हैं। उस जगह पर गाना नहीं सुन पा रहे थे, यहाँ पर हम लोग गाना सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग किसी को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ी वजह होती है कि वहां पर कुछ खामियां थी जो कि हम लोग उसमें आए हैं। तो यानी कि इसमें भी समझिएगा कि अगर हम प्राकृतिक रेशा को छोड़ करके हम लोग संश्लेषित में आ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, तो समझेंगे इसके बारे में। अगला 14 पार्ट है, इसका नाम क्या चाहिए, ध्वनि, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं आप तक ये आवाज पहुंच जाएगा। सोच रहे हैं कि जब आप मोबाइल में इस वीडियो को देखिएगा तो मोबाइल में एक स्पीकर रहता है, स्पीकर से वहां से आवाज निकलेगी, वहां से आवाज निकली, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, लेकिन वो आवाज आपके
कानों तक पहुंच जाती है। तो समझने का कोशिश करेंगे कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज उसके कानों तक पहुंचती कैसे। लेकिन वही अगर हम लोग एक गाड़ी के अंदर में है, कांच अगर बंद है, गाड़ी के अंदर में है, कांच अगर बंद है और अंदर से हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या आवाज बाहर जाएगा? क्या नहीं जाती है। तो हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जो आवाज है हमारी कानों तक पहुंचती है। साथ में इसके बारे में भी समझेंगे कि कान कितना आवाज तक सुन सकता है और कितना आवाज तक नहीं सुन सकता है। और साथ में हम लोग कान के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कान कैसे काम करता है। जैसे कि प्रकाश में हम लोग आंख के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जब हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे तो वहां पर कान के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कान के अंदर में कौन कौन से अंग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। कभी कभी देखना कि हम लोग ना बहुत बुड़बकी वाला हरकत कर देते हैं कि एकदम बड़ा सा कोई देखते हैं कि बड़ा सा कोई भी लकड़ी का पीस ले लेता है और कान को खुरेच रहे हैं, चाबी वाबी कान को क्या कर रहे हैं, खुरेच रहे हैं। ठीक है, उससे अंदर में दिक्कत हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ज्यादा इस प्रकार से कीजिएगा तो हो सकता है कि पूरा लाइफ भर सुन नहीं सकते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। तो हम लोग आखिरी में इसके बारे में भी समझेंगे कि कौन कौन सी जो गलती अपने कान के साथ में करना नहीं है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे पार्ट 15 किसके बारे में, प्राकृतिक घटना। देखिए, घटना दो प्रकार की होती है। एक जो हम लोग अपने से मोल ले लेते हैं, जो अपने से मोल ले लेते हैं उसको हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं अपाय, है ना। अपाय मतलब खुद से घटना हो गया। जैसे कि मोटरसाइकिल में जा रहे थे, ठीक है, अब जब मोटरसाइकिल में जा रहे थे तो मन किया कि रास्ता खाली है, थोड़ा सा बरसात का मौसम है, इसका मजे लेते हैं। अब मजे कुछ इस प्रकार से लिए दाएं और बाएं करके। अब जैसे ही दाएं बाएं किए मेरा दायां बायां हो गया। अब जैसे ही मेरा दायां बायां हो गया तो मेरा खुद से घटना हुई है। तो प्राकृतिक घटना को हम थोड़ी थोप देंगे कि सड़क गीला था इसलिए गिर गया ना, वो तो मेरी गलती थी ना। तो यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक घटना के बारे में देखेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो कि हृदय को हिला देगा। ठीक है, जो प्राकृतिक में ऐसा आती है बिना बतलाए हुए, भूकंप हो गया बिना बतलाया, बिजली का गिरना हो गया बिना बतलाए आती है। ठीक है, बाढ़ आती बिना बतलाए आती है। ये सारे के सारे हम लोग समझेंगे कि आखिरकार प्राकृतिक घटनाएं जब आएगी तो इसको तो रोकने का तो पावर हम लोग के पास में नहीं है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए, उस टाइम पे कौन सा हम काम कर सकते हैं कि अपना जान और साथ में अपने अगल बगल के को बचा दें। क्योंकि साइंस हमेशा एक बात बोलता है कि साइंस को पढ़ो नहीं, उसको समझो कि हम किस प्रकार से उसका इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग इसमें एक अलग वे से देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हम लोग समझने के लिए करेंगे। अगला है पार्ट नंबर 16, वायु और कौन सा प्रदूषण, जल प्रदूषण। हम लोग की कुछ बोल सकते हैं कि गलत कामों की वजह से, हम लोग की नाकामी की वजह से हमारा वायु और हमारा जल जो कि अनमोल है, भगवान जानता था कि लोग ना इसको खरीदने का पावर रख सकता नहीं है, इसलिए वायु और जल को फ्री बनाया था कि लो हम ये दो गिफ्ट आपको देते हैं, जो कि कुछ ना मिले तो तुम कम से कम इससे तो रहोगे जिंदा। बाकी बात तो सब कुछ तो हमको खरीदना पड़ रहा है, घर बनाना पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है, रोटी कमाना पड़ता है, लेकिन ये वायु और जल दो चीज भगवान हमको मुफ्त में दे के गए थे। और बोला जाता है मुफ्त का चीज ना हम लोग वैल्यू नहीं देते। बस यही हाल हुआ इन दोनों के साथ में, ना ही वायु को हम वैल्यू दिए और ना ही जल को वैल्यू दिए। आज हमारा जो वायु प्रदूषण और अगला जो है वाटर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग समझेंगे किन किन गलतियों की वजह से ये हुई है और साथ में क्या हम लोगों के पास में कुछ ऐसा वैकल्पिक उपयोग है या फिर हम वैकल्पिक काम कर सकते हैं जिससे हम बच्चे कुछ थोड़ा थोड़ा भी करके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। अगला है पौधा और जंतुओं का संरक्षण। देखिए, आपको बतला दें कि ये जो पृथ्वी है ना ही हमारा है ना ही आपका है। इस पृथ्वी में हम लोग एक मनुष्य के रूप में आए हैं और अतिथि के रूप में रहेंगे। अतिथि के रूप में रहेंगे, कुछ समय के लिए आए हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस जगह से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ की जो हरियाली है, इस जगह की जो खूबियां उसको बचा के रखे, यानी कि पौधे और जो जंतु हैं उसका संरक्षण करना। क्योंकि आज हमारी कुछ गलत कामों की वजह से, हमारी कुछ बोल सकते हैं कि मिस्टेक की वजह से पौधे और जंतुओं को ये सारे के सारे जो दर्द है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, उन लोग खतरे में आ गई है। कुछ कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जो हमारे पर्यावरण से पूरी तरीके से लुप्त हो गई है। ठीक है, और कुछ कुछ लुप्त होने के कगार पर है। क्या इस पृथ्वी पर सिर्फ हम लोग का रहने का अधिकार है?
उन लोगों को अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को समझेंगे कैसे हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। बचाने के उपाय के बारे में बातें करेंगे। और पार्ट नंबर 18 जो कि आखिरी पढ़ना है, और वो किन के बारे में है? भूमिगत ईंधन के बारे में। बोला जाता है कि सारे के सारे जो खनिज है वो हम लोग का पृथ्वी के अंदर, सोचिए हमारा पृथ्वी इतना अच्छा है कि यहाँ से सब कुछ मिलता है, सोना चांदी से लेके कोयला अबरक सब कुछ मिलता है यही पृथ्वी के अंदर से। और ये भूमिगत जो ईंधन है वो भी हमारा पृथ्वी के अंदर से ही मिलती है। और हम लोग देखते हैं कि भूमिगत ईंधन से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, पेट्रोल यहीं से आता है। आप जितने प्रकार के ईंधन के बारे में सोच रहे सब इसी जगह से आती है। तो हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो भूमिगत ईंधन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम, उसको किस प्रकार से साफ करके, या फिर भारत में ऐसा कहां कहां पर है जहां पर ये रिफाइनिंग होता है, साफ होती है, उस साफ करके एक अलग प्रकार का हम लोग ईंधन बनाते हैं और फिर हम मार्केट में इसको भेजते हैं, जो कि हमारे दैनिक कामों को आसान कर देता है, खेतों के कामों को आसान कर देता है। कहीं पर हमको एक जगह से अगले जगह तक जाना है तो वो कामें आसान हो जाती है। तो हम लोग भूमिगत ईंधन के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो ईंधन है वो जमीन के अंदर से निकाली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा देश है जो ईंधन उत्पादक में सबसे ऊंचे नंबर पे आते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बातें कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको कुल मिला के 18 जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। विज्ञान को पढ़ने के व्यू से मत देखिए, समझने के व्यू से देखिए कि क्या हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। साथ में हम लोग इस सब के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने से बड़ों का आदर कीजिए और छोटों को स्नेह कीजिए। धन्यवाद।